हेलो फ्रेंड्स, सीए इंटर के नवंबर 2020 के अमेंडमेंट सीरीज में आपका स्वागत है। सीए इंटर नवंबर 2020 की अमेंडमेंट सीरीज में मैंने दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। स्पाइस प्लस वाला जो एक वीडियो है और दूसरा सेक्शन 29 जो चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ का पार्ट है। उसका जितना भी पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। राइट, लिंक मैं आपको दे दूंगा आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और 7 छोटे छोटे और अमेंडमेंट्स हैं जो नवंबर 2020 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के लिए हैं। ठीक है, उसमें से कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली नवंबर 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे कोविड-19 रिलेटेड अमेंडमेंट्स। तो आने वाले टाइम्स में जो मई 2021 है या नवंबर 2021 में, उनमें जो ये अमेंडमेंट्स है जो कोविड-19 के चलते आए हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ क्योंकि ये टेम्परेरी फेज का है। ठीक है, तो कुछ अमेंडमेंट्स सिर्फ नवंबर 2020 के लिए ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली उनके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो हर टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए फटाफट उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अमेंडमेंट नंबर 1 इज इन द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, एक बार फटाफट आपको गवर्नमेंट कंपनी का पहले तो जो है डेफिनेशन रिकैप करवा दूं। सेक्शन 2 क्लॉज 45। गवर्नमेंट कंपनी बनने के बेसिकली दो क्राइटेरिया था। हमारा अमेंडमेंट क्राइटेरिया नंबर 1 में आया। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में कंफ्यूजन है तो चैप्टर 1 का रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन मैंने डाल दिया, उसमें गवर्नमेंट कंपनी को बहुत डिटेल में मैंने समझाया, तो आप काइंडली वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह दे दूंगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ अभी क्राइटेरिया नंबर 1 वाला पॉइंट समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लो एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब अगर इसको गवर्नमेंट कंपनी बनना है, ठीक है, तो इसमें या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि या तो कोई एक स्टेट गवर्नमेंट या मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रहे हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ वन स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स जो है होल्ड कर रहे हैं, कितना, नॉट लेस देन ध्यान रखना क्राइटेरिया क्या है, नॉट लेस देन 51% ऑफ paid up capital, not less than 51% of the paid up capital। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जबकि आप देखो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन को जब डिफाइन करते तो वहां पर टर्म यूज किया है नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द वोटिंग पावर। होल्डिंग सब्सिडी के रिलेशन में एक टर्म यूज किया गया ना, वोटिंग पावर। और राइटली किसी कंपनी के ऊपर अगर आपका कंट्रोल है नहीं है तो ये टर्म बेसिकली सही होता है डिफाइन करने के लिए, वोटिंग पावर रादर देन पेड अप कैपिटल। ठीक है, अब अमेंडमेंट क्यों आया आप इसको समझो। पहले अमेंडमेंट क्या आया और क्यों आया, पहले तो मैं आपको ये बता दूं अमेंडमेंट आया क्यों। मान लो एक कंपनी में ले लेता हूं XYZ लिमिटेड। ठीक है, प्रिज्यूम करेंगे कि ये कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 500 शेयर्स होल्ड कर रखा है ऑफ ₹10 पेड अप। ठीक है, 10 रुपया शेयर का, 10 रुपया पेड अप। जो बाकी अन्य लोग हैं, अदर मेंबर्स, ऐसे मेंबर्स हैं 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 पेड अप। ठीक है, मान लो अब मैं आपको ये बता रहा हूं ये अमेंडमेंट किस केस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये अमेंडमेंट उन केस के लिए एप्लीकेबल है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने डीवीआर शेयर्स होल्ड करके रखा है। तो मान लो अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये जो शेयर्स है ये डीवीआर शेयर्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होल्ड कर रखे हैं, ये शेयर्स कैसे शेयर्स हैं, ये डीवीआर शेयर्स। अब डीवीआर शेयर्स क्या होता है, चैप्टर 4 में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है, क्या प्रोविजंस है स्टार्टअप से रिलेटेड, उसमें रिसेंट क्या अमेंडमेंट आया, क्यों वो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था, टीसीएस का केस, सारा बहुत हमने बहुत डिटेल में उसको डिस्कस कर रखा है। तो अभी मैं आपको इतना डिटेल तो नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो 500 शेयर्स रखा है, इसमें इनको मिल रहा है 5 वोट ईच शेयर पे, जबकि अदर मेंबर्स जो इन्होंने 1000 शेयर्स होल्ड कर रखा है, इस पे इनको मिल रहा है 1 वोट ऑन ईच शेयर। ध्यान रखना ये जो गवर्नमेंट कंपनी में अमेंडमेंट आया, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये तब एप्लीकेबल हो रहा है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीवीआर शेयर्स होल्ड कर रखा है किसी कंपनी में। ठीक है, अब हम पहले तो एनालाइज करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर्स का पेड अप कैपिटल।
तो आप बोलेंगे सर सेंट्रल गवर्नमेंट का पेड अप कैपिटल है 5000 का, 500 इंटू 10 5000 का, जबकि अदर्स का है 10,000 का, और टोटल पेड अप कैपिटल इनका है 15,000 का। अब आप देखेंगे 15,000 का अगर मैं 51% का रेशियो निकालूंगा तो ये करीबन कभी 7,500 उससे ऊपर ही कुछ आएगा, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सीजी का जो है वो होल्डिंग है लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इस हिसाब से तो भैया 2 क्लॉज 45 का जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था उसके हिसाब से तो ये ABC, ये जो XYZ लिमिटेड है, इट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 45 जो अभी तक हमने पढ़ा, जो अभी तक ये डेफिनेशन हमने पढ़ा। नॉट लेस देन 51% इज होल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर 51% तो नहीं है, अब तक के पढ़ी हुई चीज़ के हिसाब से तो हमको ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं लग रहा XYZ लिमिटेड, ठीक है। लेकिन अब इसको एक्चुअल क्राइटेरिया वोटिंग पावर, मैंने बोला ना वोटिंग पावर एक सही मेजर होता है, तो वोटिंग पावर से मेजर करके देखते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये जो 500 शेयर्स है, इसके पास इनमें 5 वोट करने की ताकत है ईच शेयर पे, तो इनके पास टोटल वोटिंग कितना है 2500 वोट्स का। जबकि नॉर्मल मेंबर 1000 शेयर है, 1 वोट ईच का, तो इनके पास कितना वोट्स है 1000 वोट्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 2500 वोट्स है, जबकि इनके पास 1000 वोट्स है, टोटल आ गया 3500 वोट्स। क्या वोटिंग पावर के हिसाब से देखें तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इज होल्डिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 51% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। मतलब ये कंपनी कोई भी मैटर जनरल मीटिंग में लेकर के आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट के हिसाब से 51% या ज्यादा शेयर होगा इससे, तो भैया अल्टीमेट कंट्रोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहा इस कंपनी पे, ठीक है। तो इसीलिए एक अमेंडमेंट लाया इन्होंने, और अमेंडमेंट ला करके एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया, ये न्यूली इंसर्टेड। अगर आप मेरे नोट्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे ये जो गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन है ये फॉरेन कंपनी, डोमेन कंपनी के आसपास आपको मिलेगा, ठीक है। और वहां पर ये आपको नहीं मिलेगा, ये न्यूली इंसर्ट किया गया है। और ये बोला है कि जहां भी किसी कंपनी ने डीवीआर शेयर इश्यू कर रखे हैं, ध्यान रखना ये अमेंडमेंट कब एप्लीकेबल है, जब किसी गवर्नमेंट कंपनी ने, ठीक है, या मान लो गवर्नमेंट कंपनी नहीं बोलना चाहिए, किसी कंपनी ने अगर डीवीआर शेयर होल्ड कर रखा है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक है, तो भैया वहां पर आप 51% का क्राइटेरिया फिर देखना पेड अप कैपिटल के हिसाब से नहीं, फिर आप देखना टोटल वोटिंग पावर के हिसाब से। यानी कि ये वाला केस जो मैंने आपको दिखाया, ये जो XYZ का भी जो सिचुएशन मैंने दिखाया, इसके हिसाब से ये जो XYZ लिमिटेड है, दिस कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। पर ध्यान रखना ये तब होगा जब किसी कंपनी ने डीवीआर शेयर इश्यू कर रखे हैं, तब आपको उस कंपनी में अगर गवर्नमेंट का स्टेक है तो आपको वहां पर गवर्नमेंट के लिए 51% देखना है विद रिस्पेक्ट टू टोटल वोटिंग पावर, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट अमेंडमेंट। आई अमेंडमेंट नंबर 2, ये चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू, इस चैप्टर में है। स्पाइस प्लस और रन फॉर्म का अमेंडमेंट है, पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, प्लीज डू वॉच इट, भयानक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसको अच्छे से करिएगा। तीसरा अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, सेक्शन 29 में रेड विथ रूल 9 है। मेन जितना इसका अमेंडमेंट है और सारा प्रोविजन सब मैंने एक अलग से वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आपको मैंने बताया, जैसे लिंक आपको दे दूंगा और आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। एक अमेंडमेंट इसमें ऐसा है जो सिर्फ नवंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए काम का है, आगे आने वाले अटेम्प्ट के लिए इतना काम का नहीं होने वाला है। सर वो क्या अमेंडमेंट है, थोड़ा समझाओ। जब आप सेक्शन 29 रेड विथ रूल 9 आप पढ़ेगा, जब जो हमारा प्रीवियस आप वीडियो देखोगे उसमें मैंने बताया है कि इसमें जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है उसको एक फॉर्म फाइल करना होता है, PAS6 फॉर्म एक फाइल करना पड़ता है। अब ये फॉर्म का फाइलिंग डेट क्या है, ये फॉर्म आपको फाइल करना होता है विद इन 60 डेज फ्रॉम एंड ऑफ ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर, सॉरी ईच हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है अब फाइनेंशियल ईयर 1920 से एप्लीकेबल है। अब आप फाइनेंशियल ईयर 1920 में देखो 1 अप्रैल 2019 से अगर आप हाफ ईयर देख रहे हो तो हाफ ईयर विल एंड ऑन 30 सितंबर 2019, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक हाफ ईयर हुआ, और एक हाफ ईयर कौन सा होगा, एक हाफ ईयर होगा 1 अक्टूबर 2019 से लेके 31/3/2020,
ये एक हाफ ईयर होगा, तो 2 हाफ ईयर्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब एक फॉर्म, ये जो PAS6 फॉर्म है, ये फाइल करना है यहाँ से 60 दिन के अंदर, ये फॉर्म फाइल करना है यहाँ से 60 दिन के अंदर, तो ये निकल करके आएगा, आप देखो 30 दिसंबर 2019, और ये निकल करके आएगा 30 अप्रैल 2020। लेकिन मजे की बात है MCA ने PAS6 फॉर्म ये लेकर के नहीं आया इन डेट्स पे। ये फॉर्म PAS6 उनके पोर्टल पे अपडेट हुआ 15 जुलाई 2020 को, 15 जुलाई 2020 को ये फॉर्म इनके पोर्टल पे आया। तो भैया जब फॉर्म ही नहीं आया तो इन डेट्स पे फाइलिंग कहाँ से होगा, तो इन डेट्स पे फाइलिंग कैसे होगा, इसके लिए एक अमेंडमेंट को लाना पड़ा। देखो ई फॉर्म PAS6 रूल 9A हैज टू बी फाइल्ड विद इन 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। 1 अप्रैल 2019, 1 अक्टूबर 2019, 2 हाफ ईयर्स मैंने बताया। ये एंड होता है 30 सितंबर पे, ये एंड होता है 31 मार्च पे। इसका ड्यू डेट 30 दिसंबर और उसका 30 अप्रैल का। ये फॉर्म आया 15 जुलाई को। जब फॉर्म ही भाई 15 जुलाई को आया, तो फाइल कैसे होगा इन डेट्स पे, ड्यू डेट्स पे। इसीलिए अमेंडमेंट लाया, और अमेंडमेंट लाके ये बोला कि भैया इन दो टर्म्स का जो फॉर्म आपको फाइल करना है, यानी कि जो 30 सितंबर 2019 का जो हाफ कैलेंडर ईयर था और 31 मार्च का जो कैलेंडर ईयर था, उसके लिए आपका ड्यू डेट होगा 60 डेज फ्रॉम द डिप्लॉयमेंट डेट, यानी जब से हमारे साइट पे फॉर्म आया वहां से हम 60 डेज को कैलकुलेट करवाएंगे। तो इस 60 डेज को जो कैलकुलेट किया जाएगा, ये 15 जुलाई से कैलकुलेट किया जाएगा, और ये रफली आएगा 13 सितंबर 2020, राइट। अगले जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो अमेंडमेंट आए हैं मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर पे। अगेन रीजन ऑफ द अमेंडमेंट दैट हैज कम इज बिकॉज ऑफ कोविड-19। अब आपको पता है कि मार्च के एंड में देयर वाज अ कंप्लीट लॉकडाउन दैट वाज इम्पोज्ड। अप्रैल में देयर वाज अ रिक्वेस्ट मेड टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कि साहब जो कंपनीज है उन्होंने रिक्वेस्ट प्लेस किया कि साहब हमको कुछ अर्जेंट मैटर ट्रांजैक्ट करना है और इसके लिए हमको ना EGM करवाना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो आप कृपया करके हमको एक सोल्यूशन दो, एक राह दिखाओ कि हम EGM कंडक्ट कर सके। तो MCA ने अप्रैल में एक नोटिफिकेशन सर्कुलर इशू किया और उन्होंने बोला कि साहब हम आपको जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, EGM है, अगर आपका बहुत अर्जेंट ट्रांजैक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन अगर आपको करना है, तो हम आपको ये अलाउ कर देंगे करना। कैसे? थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर अदर ऑडियो विजुअल मोड। OAVM मतलब अदर ऑडियो विजुअल मोड। सर ये अदर ऑडियो विजुअल मोड क्या है? देखो ये अदर ऑडियो विजुअल मोड अभी तक तो डिफाइंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब आप बोर्ड मीटिंग का टॉपिक पढ़ते हो, जब आगे ये आपके लेवल पे नहीं है, इंटरमीडिएट के फाइनल के लेवल पे, कि बोर्ड मीटिंग में जब है तो बोर्ड मीटिंग के लिए ऑप्शन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, दोनों टर्म यूज किया गया है, लेकिन वहां भी ये टर्म डिफाइंड नहीं है। तो आज के तारीख में इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, मतलब एक ही तरह से माना जाता है, इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। तो इन्होंने यही किया, अभी EGM को अलाउ कर दिया वीडियो कॉल से या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स से, ठीक है। अब इसके लिए इन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू करी। ये बात थी अप्रैल में, अप्रैल 2020 में, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, दे हैड इशूड सर्कुलर्स एंड गाइडलाइंस। अब प्रॉब्लम ये था EGM कंडक्ट करने के लिए कोई सर्कुलर, कोई गाइडलाइन है ही नहीं कि भैया EGM कैसे कर। देखो वोटिंग का गाइडलाइन है, पोस्टल बैलेट का गाइडलाइन है, पर वीडियो कॉल से करने का EGM का कोई गाइडलाइन नहीं है। इसीलिए मिनिस्ट्री ने ये इशू किया और उनको समझाया कि साहब आप कैसे कर सकते हो। तो आओ पहले EGM का पढ़ते हैं। पहले हम EGM का दिख रहे हैं, पार्ट बी। अगर EGM अनअवॉइडेबल है सिर्फ तभी आप करिए। इन्होंने साफ साफ कहा अगर आपका अनअवॉइडेबल है भैया, करना जरूरी है, तो ही करिएगा। फर्स्ट इसमें ये बोला कि आप रिकॉर्ड करोगे ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट मतलब जो भी वीडियो कॉल आपका होगा उसको आप प्रॉपर रिकॉर्डिंग करोगे, और अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आपको इस पे वेबसाइट पे भी अपलोड करना पड़ेगा इसकी वीडियो कॉल को, वीडियो रिकॉर्डिंग्स को, ठीक है साहब। कन्वीनियंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स इन डिफरेंट टाइम जोन्स हैज टू बी कंसिडर्ड। भैया आप मेंबर्स हैं, कोई इंडिया में है, कोई UK में है, ठीक है, यहाँ दिन है तो वहाँ रात है, तो ये सारे टाइम जोन्स की वजह से जो डिफरेंसेस है उनको भी ध्यान रख के एक म्यूचुअली टाइम निकालना कि भैया अगर कोई कंपनी का शेयर होल्डर इंडिया से बाहर है, उस देश में टाइम जोन्स अलग अलग हैं, अलग देश का है, तो दोनों के लिए कन्वीनियंट हो, आपके लिए भी कन्वीनियंट हो, उन देश वालों के लिए भी कन्वीनियंट हो, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन मोड होना चाहिए।
व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हो आप, देसी तरीका, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हो, दोनों तरफ से बात करते हो, आप भी बात करते हो, आपका दोस्त भी बात करता है, जो दोस्त बोलता है आपको सुनाई देता है, जो आप बोलते हो वो दोस्त को सुनाई देता है, दैट इज टू वे कम्युनिकेशन। तो ऑब्वियसली भाई वीडियो कॉल का वरना मतलब ही क्या होगा, अगर मैं एक तरफ से बोल रहा हूँ, जैसे यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ये वन वे हो गया, सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, राइट। वीडियो कॉल आप ये जो कर रहे हो टू वे होना चाहिए, दोनों तरफ से बातचीत पॉसिबल होना चाहिए। मिनिमम कैपेसिटी, अगर मैं व्हाट्सएप कॉल की बात करूं तो व्हाट्सएप पे शायद 8 लोग, ठीक है, अगर बढ़ भी गया हो तो मुझे आइडिया नहीं है, बट मेरे को जितना नॉलेज है 8 लोग एक साथ चैट कर सकते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप का कैपेसिटी कितना है, मैक्सिमम 8 का कैपेसिटी है। तो यहां पर इन्होंने बोला कि आप ऐसा डिवाइस को, ऐसा टूल को, ऐसा मीडियम को यूज करना जिसमें मिनिमम कैपेसिटी, मिनिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, कम से कम या तो 1000 या 500। अगर टाइप ए कंपनी है तो उसमें 1000 का मिनिमम कैपेसिटी होना चाहिए, टाइप बी कंपनी है तो इसमें 500 का कैपेसिटी होना चाहिए। सर टाइप ए टाइप बी क्या है, इसके लिए आप सिंपल लिख दो रेफर एजीएम अमेंडमेंट्स अबव। तो अब ये 2 टाइप के कंपनीज हैं, वहां पर ऊपर मैं समझा दूंगा एजीएम वाले अमेंडमेंट में कि टाइप ए कौन सा और टाइप बी कौन सा। अगर मैं आपको शॉर्ट में अभी बता ही दूं तो टाइप ए कंपनी वो जिनके लिए ई वोटिंग मैंडेटरी है, मतलब या तो जो कंपनीज अमेंडमेंट, जो कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स है उसके तहत लिस्टेड कंपनीज और 1000 मेंबर वाले कंपनी के लिए मैंडेटरी है, और जिस कंपनी ने वॉलंटरीली चूज कर रखा है कि हम तो ई वोटिंग का फैसिलिटी देंगे, तो ऐसी कंपनीज को टाइप ए कंपनीज बोला है, और इनके अलावा जो भी कंपनीज है वो टाइप बी कंपनीज हो गए। ये चीजें मैं ऊपर डिस्कस करूंगा, अभी मैंने शॉर्ट में बता दिया। तो अगर आप टाइप ए कंपनी हो तो आपका ऐसा मोड होना चाहिए जो 1000 मेंबर, तो मिनिमम कैपेसिटी उनका होगा कि 1000 मेंबर को वो ज्वाइन इन करवा सके। और टाइप बी कंपनी के लिए बोला कि भैया 500 तक चलेगा, 500 तक करो तो चलेगा। और सर उसमें लोग आएंगे कैसे, मान लो मेरा कंपनी है 1 लाख मेंबर है उसमें, अब हम 1000 का एक मिनिमम कैपेसिटी की है, मान लो मैक्सिमम कैपेसिटी मेरा 5000 का है, तो अब 1 लाख लोग में 5000 कैसे आएगा, बोला कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दे दो, जो पहले आएगा उसको पहले दे दो, यहां भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दे दो, ठीक है। ध्यान रखना कुछ लोगों को तो आप मीटिंग अटेंड करवाओगे वहां कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मत लगाना। कौन, प्रमोटर लोग है, डायरेक्टर लोग है, ऑडिटर लोग है, केएमपी है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे म्यूचुअल फंड, बैंक्स, ये लोग हैं, चेयरपर्सन है किसी ऑडिट कमेटी का, नॉमिनेशन नॉमिनेशन कमेटी, स्टेक होल्डर्स रिलेशन कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ऐसा कमेटी का कोई चेयरपर्सन है, तो ऐसा लोगों के लिए ना आप रिजर्वेशन करके रख दो। मैं एक फटाफट एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो मैंने मेरा मिनिमम कैपेसिटी है 2000 लोग का, मेरा मिनिमम कैपेसिटी है इसमें, या मैं ऐसा ले लेता हूं कि मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है, मैं टाइप ए कंपनी हूं, ठीक है, मैं टाइप ए कंपनी हूं, मेरा मिनिमम कैपेसिटी है 1000 का और मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी है 3000 का। 3000 लोगों को एक साथ में मैं वीडियो कॉल में शामिल कर सकता हूं। अब इसमें से मान लो मेरे प्रमोटर, डायरेक्टर, ऑडिटर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, लार्ज शेयर होल्डर्स, इन सबको मिला के मान लो जो मैंने स्पेशल लोग हैं, मैं इसमें बोल देता हूँ स्पेशल लोग, ये स्पेशल लोग मिला करके मेरा होता है 100, स्पेशल लोग मिला करके होता है 100, और मेरे टोटल मेंबर्स मान लो, टोटल मेंबर्स हैं 10,000, ठीक है ना। तो भैया इसमें क्या बोले कि ये स्पेशल लोग के लिए तो आप अलग से सीट रिजर्व करके रखेगा, ये 3000 लोग में ना, ये 100 लोग के लिए तो ऑलरेडी आप ब्लॉक करके रखेगा, और बाकी जो 2900 सीट्स है, ये 10,000 में से जो बाकी 10,000 मेंबर्स हैं उसमें से ये 2900 ही ज्वाइन कर पाएगा। तो 2900 कैसे ज्वाइन कर पाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, ठीक है। तो ये बात बोले, ठीक है। अच्छा, लार्ज शेयर होल्डर कौन हो गया, वो शेयर होल्डर जिसमें 2% से ज्यादा या 2% शेयर होल्ड कर रखे हैं, ठीक हुई बात। तो इनके लिए आपको स्पेसिफिक रिजर्वेशन करके रखना पड़ेगा। अच्छा, साथ में आपको रिमोट वोटिंग फैसिलिटी देना पड़ेगा। रिमोट वोटिंग फैसिलिटी का तो पूरा गाइडलाइन है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर और उसके रूल्स के अंदर, तो पूरा वो रिमोट वोटिंग फैसिलिटी पूरा वैसे ही प्रोवाइड करना पड़ेगा जैसे गाइडलाइंस है, ठीक है। जो मेंबर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स से पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको कोरम के लिए बकायदा गिना जाएगा। 103 सेक्शन 103 जो कोरम काउंट करते हैं बकायदा उनको कोरम से गिना जाएगा। हम ध्यान रखते हैं जनरली हम कोरम की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, तो यहाँ पर्सनली प्रेजेंट मत देखना, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर रहे हो उसको भी काउंट करेंगे। पर्सनली प्रेजेंट वाला क्राइटेरिया हमने रिलैक्स कर दिया, उनको भी काउंट करना जो ऑडियो विजुअल मीन्स या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स से पार्टिसिपेट कर लें। फिर आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन।
अब इसका भी फटाफट मैं रिकैप करवा देता हूं। सेक्शन 104 है ऑन चेयरमैन। तो सबसे पहले चेयरमैन के अपॉइंटमेंट की बात क्या करता है, सबसे पहले अगर एओए बोल दे, भैया मैं रिलायंस का एग्जांपल देता हूं, मुकेश अंबानी चेयरमैन है, एओए में लिखा हुआ है, बात खत्म। तो मुकेश अंबानी ही चेयरमैन रहेगा मीटिंग का, बात खत्म। तो अगर एओए स्पेसिफाई करता है तो फिर भैया एज पर एओए। लेकिन अगर एओए साइलेंट है तो सेक्शन 104 क्या बोलता है, सेक्शन 104 क्या बोलता है, जो मेंबर्स प्रेजेंट है वो लोग शो ऑफ हैंड से एक चेयरमैन को सिलेक्ट करेगा। और अगर बाद में पोल डिमांड किया जाता है तो पोल कंडक्ट करके चेयरमैन का इलेक्शन किया जाएगा। और ये पोल कैसा होगा, ये पोल फोर्थ विथ यानी इमीडिएटली कंडक्ट किया जाएगा। तो ये 104 का प्रोसीजर है, ठीक है। अब आओ यहां पर क्या बोला कि अगर आर्टिकल्स साइलेंट है ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, ऑन अपॉइंटमेंट यहां पर आप लिख लेना ऑफ चेयरपर्सन, ठीक है। तो दो सिचुएशन हो सकते हैं, अगर आपका मेंबर जो प्रेजेंट है इन द मीटिंग ये 50 है, सर यहां तो आप 1000 बोला था, मिनिमम 1000 होना पड़ेगा, नहीं यहां पर दोस्त मिनिमम 1000 या 500 का कैपेसिटी होना पड़ेगा। भाई मैंने जूम मीटिंग में 1000 लोगों का कैपेसिटी ले रखा है, ज्वाइन किया 23 लोग, अब मैं उनको थोड़ी घर जाके पकड़ के बोल सकता हूँ नहीं करो तुमको ज्वाइन करना, नहीं मैं मेंबर्स को फोर्स नहीं कर सकता, हाँ मेरा कैपेसिटी होना पड़ेगा। मैं जो टूल यूज कर रहा हूं मैं व्हाट्सएप पे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता क्योंकि व्हाट्सएप का कैपेसिटी 8 लोगों का है। तो आप ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करो जिसमें 1000 लोगों को इन्वॉल्व करने का कैपेसिटी हो, ठीक है। और 1000 में कितना आएगा वो तो मेंबर का इच्छा है, मेंबर लोग आया ही नहीं, कोई नहीं आया, 23 लोग आया मेरा कंपनी में मीटिंग के लिए, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहां पर ये लोग क्या बोला कि अगर 50 से भी कम है, मैंने बताया 23 लोग आए मेरे मीटिंग में, तो फिर क्या करो, तब तो 104 का पूरा प्रोसीजर करो, शो ऑफ हैंड से करवा लो, फिर जैसे भी है। लेकिन अगर ज्यादा मेंबर्स है, मान लो 1000 का कैपेसिटी मिनिमम है, 800 मेंबर आया, अब शो ऑफ हैंड्स हम वीडियो कॉल में ऐसे ऐसे गिन मजा नहीं आएगा। अगर 50 मेंबर्स है तो डायरेक्ट पोल करवा लो, बात खत्म। 50 मेंबर्स है उससे ज्यादा है, पोल करवा लो, बात खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद आओ मैनर ऑफ वोटिंग, कैसे वोटिंग होगा, 50 से कम अगर है तो भैया 109 पोल वोल का जो पूरा प्रोसेस है वो फॉलो कर लो। लेकिन अगर 50 से ज्यादा है तो ई वोटिंग, डायरेक्ट, झंझट करो मत क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे, डायरेक्ट ई वोटिंग करा लो, इजी है, ठीक है। प्रॉक्सी अलाउड नहीं है, कॉमन सेंस। प्रॉक्सी क्यों डालता है, प्रॉक्सी क्यों भेजता है, ताकि हम अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सके। भैया मैं किसी मेंबर में रिलायंस का एजीएम मुंबई में हो रहे हैं, हम नहीं जा सकता, भैया हम गुवाहाटी में बैठा हुआ है, मुंबई नहीं जा पाएगा, तो हम क्या बोलते हैं, अगर मेरा कोई दोस्त वोस्त है हम उसको बोलेगा तो मेरा प्रॉक्सी बन के वहां चला जा, मेरे बिहाफ पे ये पॉइंट्स तुम रख देना मीटिंग पे। तो वो मेंबर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए होता है। यहाँ तो ऑलरेडी आप घर बैठ के अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो काहे का प्रॉक्सी कोई अलाउ नहीं करेगा। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स है, जो हम लोग पढ़ा था, कंपनी है, अगर कोई कंपनी मान लो एबीसी लिमिटेड, इसने एक कंपनी XYZ लिमिटेड में शेयर्स होल्ड कर रखा है, तो भैया कंपनी तो खुद उठ के नहीं जाएगा, एबीसी लिमिटेड तो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, खुद तो वो जाएगा नहीं XYZ का मीटिंग में। अगर XYZ का कोई ईजीएम हुआ तो ये तो खुद जाएगा नहीं, इसीलिए कुछ लोगों को अपॉइंट करता है और ये लोग जाता है मीटिंग अटेंड करने के लिए, इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स। और रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स का सारा राइट होता है वही जो मेंबर्स का होता है, ठीक है। तो अगर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं 112 और 113 में, उनको तो अलाउड है, ठीक है। और एक सेक्शन किसके बारे में, और एक सेक्शन बोलता है कि प्रेसिडेंट है या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट है, ये लोग अगर किसी के कंपनी में शेयर होल्ड कर रखा है तो ये लोग भी अपना रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा लोग पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रॉक्सी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लॉजिक क्या है, ये लोग तो एक्चुअली इनका दर्जा क्या होता है, इनका दर्जा मेंबर का जैसा ही होता है, इनका दर्जा कभी भी प्रॉक्सी का जैसा नहीं होता, इसलिए ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रॉक्सीज को अलाउड नहीं किया गया। ऐसा मीटिंग में अगर आपके कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, अगर आपके कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो। अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और ऑडिटर, तो साथ में 2 लोगों का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है प्रेजेंस का, पहला एक तो एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और दूसरा ऑडिटर, ये 2 लोग तो मैंडेटरीली ऐसे मीटिंग्स में, यानी ऑडियो विजुअल मीन से अगर मीटिंग हो रहा है तो उसमें रहना चाहिए। और लास्टली कोई भी रेजोल्यूशन आप इस पे पास करो। जनरली तो क्या होता है, एसआर पास करते हैं तो MJT 14 फाइल करना पड़ता है, एसआर पास करते हैं तो MJT 14 फाइल करना पड़ता है। इसमें बोले कुछ भी रेजोल्यूशन करो, कोई भी रेजोल्यूशन पास करो, 60 दिन के अंदर आरओसी को बताना पड़ेगा, 60 दिन के अंदर रेजोल्यूशन के आरओसी को फॉर्म फाइल करके बताना पड़ेगा कि साहब हमने ऑडियो विजुअल मीन से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक मीटिंग करवाया था, उसमें ये मुद्दा हम लोगों ने डिस्कस किया, जो भी मुद्दा है उसका रिपोर्टिंग आपको करना पड़ेगा,
ठीक हुई बात। तो ये था ईजीएम से रिलेटेड। तो मैंने आपको बताया अप्रैल में कंपनीज बोला कि भैया हम लोग को अर्जेंटली अगर कोई मैटर ट्रांजैक्शन करना है, धंधा रुका हुआ है, आप हम लोग को काइंडली ईजीएम जो है करना अलाउ कर दो। तो इन को ऐसा इस गाइडलाइंस, इतना सारा गाइडलाइंस ला करके जो है ईजीएम करना अलाउ किया गया था। बोला कि अगर अनअवॉइडेबल है तो ही करना। ठीक है, ठीक है, ये बात हुआ अप्रैल 2020 में। अब अप्रैल के बाद धीरे 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 लोगों को ये रियलाइज होने लग गया। पहले तो अपन बहुत एक्टिव थे, कोई दिक्कत नहीं था, अपन को लगता था चला जाएगा, 1-2 महीना का मेहमान है कोरोना, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता रहा, लोगों को लगा कि साहब अब ये जल्दी जाने वाला नहीं है, इसको लंबे समय तक बरकरार करना है। तो मई ऑनवर्ड्स कंपनी का डिमांड आने लग गया। कंपनी बोला कि साहब अब तो भैया 31 मार्च हो गया है, फाइनेंशियल्स बनने का कदार बन चुका है ऑलरेडी, ऑडिट वॉडिट होने का कदार पे, ऑडिट रिपोर्ट रेडी होने का कदार पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के कदार पे है। मई 2020 को कंपनीज अब धीरे धीरे क्या बोला, गवर्नमेंट को बोला कि गवर्नमेंट एजीएम करना भी अलाउ करना दे। अप्रैल में आप ईजीएम करना अलाउ किया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अदर ऑडियो विजुअल मोड। मई में लोगों को समझ में आया कि कोरोना लंबा चलने वाला है, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट एजीएम भी करना अलाउ कर देना। तो फिर मिनिस्ट्री ने बोला कि चलो ठीक है, एजीएम भी आपको हम अलाउ करना करेंगे। लेकिन अब क्या हुआ देखो, एजीएम के लिए पहले तो सिंपल बोला कि जो एजीएम के रूल्स और गाइडलाइंस हमने दिए थे अप्रैल में, वो आप फॉलो कर लो, तो वो तो आपको एज इट इज लगेंगे। साथ ही साथ कुछ न्यू कंडीशंस भी लगाया एजीएम के लिए। अब वो न्यू कंडीशंस क्या है तो देखो, वो हम पढ़ते हैं पहले, और एजीएम वाले अमेंडमेंट है। तो हम पहले ये वाला पढ़ लेते हैं, इसको हम बाद में पढ़ लेते हैं। ये इसको हम एक बार पेंडिंग रखते हैं, इसको हम सेकंड कवर कर लेंगे। तो जिनको फिर मई में अलाउ किया कि भैया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अदर ऑडियो विजुअल मीन से एजीएम भी कर सकते हो। तो फिर दो कंपनीज, जैसा मैंने आपको नीचे बताया, टाइप ए कंपनी और टाइप बी कंपनी। टाइप ए कंपनी वो जिनको ई वोटिंग फैसिलिटी मैंडेटरी है प्रोवाइड करना, यानी वो कंपनीज कौन कौन से कंपनी, लिस्टेड कंपनी और 1000 मेंबर वाली कंपनी, ठीक है, इनको मैंडेटरी ई वोटिंग करना, ठीक है। और कोई अदर कंपनी जिसने वॉलेंटरीली ऑप्ट किया कि नहीं अपन तो ई वोटिंग करेंगे, तो उनको डाल दिया टाइप ए कंपनी में, और बाकी सारा कंपनी टाइप बी कंपनी, ठीक है। तो ये जो नीचे हमने पेंडिंग मार्क किया था, कहा गया देयरफॉर एजीएम अमेंडमेंट्स, ये भी हमने अभी डिस्कस कर लिया। तो ये टाइप ए और टाइप बी कंपनीज जो हमने नीचे मार्क किया था, ये वही वाले हैं, ठीक है ना। तो टाइप ए कंपनीज यानी लिस्टेड कंपनीज 1000 मेंबर वाली कंपनी, और वॉलेंटरीली किसी ने अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से वोटिंग अलाउ करना चाहा है, तो उनके लिए क्या बोला, अच्छा उनके लिए तो बोला कि आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप बी कंपनीज के लिए, जो अदर कंपनीज है, उनको क्लासीफाई किया। उन्होंने कहा कि आप एजीएम कर सकते हो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मोड से, पर ध्यान रखना आप सिर्फ तभी कर सकते हो अगर आपके पास ईमेल आईडी है ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स। आपके जितने मेंबर्स हैं कम से कम 50% तक का आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है। और ये 50 मेंबर्स ऐसे नॉर्मल नहीं, ये 50 मेंबर्स कौन कौन से होंगे, नॉर्मल कंपनीज के लिए, नॉर्मल कंपनीज और एक निधि कंपनीज, दो क्लासीफाई किया है। तो नॉर्मल कंपनीज में अगर शेयर कैपिटल वाले हैं तो इनके पास होना चाहिए 75% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। यानी ये क्या बोला है, मैं आपको अगर बताऊं, एजीएम अगर करवाना है किसको, अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मोड से करवाना है, तो दो कंपनीज बनाए, टाइप ए। तो टाइप ए तो बोला कि भैया अगर ई वोटिंग मैंडेटरी है या आपने वॉलेंटरीली जो है ऑप्ट इन किया हुआ है फॉर ई वोटिंग, तो आप तो वैसे ही कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन टाइप बी अगर आप अदर कंपनी हो, तो भैया आपको एक क्राइटेरिया पहले सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा, आपके पास कम से कम ईमेल आईडी। भैया अगर ईमेल आईडी भी नहीं है तो फिर काय का मीटिंग कराओगे, और ईमेल आईडी कितना का होना पड़ेगा, 50% ऑफ द मेंबर्स का। ये 50% ऑफ द मेंबर्स कितना हो गया इन नंबर, ये इन नंबर वाइज देखेंगे, 50% मेंबर्स का इन नंबर जो होल्ड करते हो एटलीस्ट 75% ऑफ पेड अप कैपिटल, ठीक है। ये कौन सा, ऑब्वियसली ये होगा कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल, और अगर कंपनीज हैविंग नो शेयर कैपिटल है तो ये होगा 75% ऑफ टोटल वोटिंग पावर।
एक एग्जांपल ले लेते हैं। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, इसमें एक मेंबर है M1, ठीक है, इसके पास 10% शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल है। एक मेंबर है M2, इसके पास 5% है। एक मेंबर है M3, इसके पास 2% है। एक मेंबर है M4, इसके पास 20% है। एक मेंबर है M5, इसके पास 25% है, ठीक है। और मान लो टोटल मिला करके ऐसे करके 100 है, और बाकी जितने हैं उनके पास कितना है, 10, 15, 17 और ये 45, तो कितना, इसको एक काम करो ना, 5% कर देते हैं, तो 10, 5, 20, 40, 65, तो 35% है। तो टोटल मैं मान लेता हूँ 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, और इनका पेड अप शेयर कैपिटल ऐसा प्रोपोर्शन है, तो बोला एटलीस्ट 50% मेंबर्स, तो मतलब 50 मेंबर्स तो होने पड़ेंगे, काउंट में 50 मेंबर्स तो होने पड़ेंगे। M1 से लेके कोई भी 50 मेंबर्स, M1 से लेके M100 में कोई भी 50 मेंबर्स होना पड़ेगा, प्लस साथ साथ में ये आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा, कि इनका पेड अप कैपिटल 75% या उससे ज़्यादा है, पेड अप शेयर कैपिटल 75% या ज़्यादा है। तो भैया ये कितना होगा अगर मैं बताऊँ, तो ये 10 और 10 20, 40 और ये 65, तो 65% तो ये हो गया। तो M1 से M5 मान लो है, ठीक है, तो ये 65% तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी मेंबर्स जो है उनको ऐसा आप सिलेक्ट करो कि भैया उनका कम से कम 10% पेड अप कैपिटल भी आ जाए, और प्लस साथ ही साथ आपको चाहिए 50 मेंबर्स, तो 45 इन नंबर और हो जिनके पास 10% पेड अप कैपिटल हो, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई हो गया तो फिर आप जो है कंडक्ट कर सकते हो जो AGM है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मोड, ठीक है। तो और ध्यान रखना ये सिर्फ टाइप बी कंपनीज के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा है, टाइप ए वालों के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सिर्फ टाइप बी वालों के लिए। टाइप ए फ्रीली कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रिलायंस किया है ये, ठीक है, फ्रीली किया, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप बी कंपनीज है यानी कि जिनको ई वोटिंग का फैसिलिटी एप्लीकेबल नहीं है, या जिन्होंने वॉलंटरीली भी ई वोटिंग मैंडेटरी नहीं कर रखा है अपने ऊपर, वो लोग कंपनीज, तो वो सारे कंपनीज के लिए बोला कि आप एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दो, आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, मात्र सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स का ईमेल आईडी होना चाहिए। कितना मेंबर्स का, 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स, जितना नंबर है उसका, हैविंग 75% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल नहीं है तो 75% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ठीक है। लेकिन अगर निधि कंपनी है तो निधि कंपनी के लिए क्या बोला, बस आपके पास इतना करना है, 50% होना चाहिए टोटल मेंबर्स का, और पेड अप कैपिटल इनका कितना होना चाहिए, या तो 1000 रुपये का फेस वैल्यू होना चाहिए, या 1% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए, विच एवर इज लेस। तो इतना क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दो, आप भी जो है AGM जो है सेटिस्फाई कर सकेगा। और ईमेल आईडी होना कोई इतना बड़ा बात है भी नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे ही कोई बहुत मेजर क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। कंडीशंस क्या क्या डाला भैया, AGM जब होता है तो ध्यान रखना 2 बिजनेस होता है, एक ऑर्डिनरी बिजनेस अड्डा और एक स्पेशल बिजनेस। तो स्पेशल बिजनेस के लिए तो साफ साफ लिखा कि भैया स्पेशल बिजनेस तो सिर्फ तभी ट्रांजैक्ट करना ओनली इफ इट इज कंसिडर्ड एज अनअवॉइडेबल, एकदम ही जरूरी है तो ही स्पेशल बिजनेस करना, ठीक है। और ये कौन डिसाइड करेगा कि एकदम ही जरूरी है, बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तुम्हारे ऊपर ही है, तुम डिसाइड करो अगर एकदम ही जरूरी है तो ये ट्रांजैक्शन को करना, वरना मत करना, ठीक है। लेकिन ऑर्डिनरी बिजनेस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि AGM में ही होता है, ठीक है। तो यस, इसको अलाउ करना ही पड़ेगा। हाँ, अब जब AGM होगा तो बैलेंस शीट जाएगा, PL जाएगा, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट जाएगा, बोर्ड रिपोर्ट जाएगा, कई सारे डॉक्यूमेंट्स जाता है, वो कैसे भेजेगा, फिजिकल कॉपीज तो भेजना पॉसिबल नहीं है। सोचो ना, कोरोना का टाइम, अप्रैल में टोटल लॉकडाउन, तो बोला कि भैया अगर करना है, आपको भेजना है, तो फिजिकल कॉपीज को मारो गोली, फिजिकल कॉपीज नहीं देने से भी चलेगा। तो इन्होंने क्या बोला, देखो कि इंस्टेड ऑफ फिजिकल कॉपीज आप भेज दो उसको ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज भेज दो ईमेल पे, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। और आप समझ रहे हैं, इसीलिए ये ईमेल होना यहाँ पर एक क्राइटेरिया डाला इन्होंने। दैट इज द ओनली रीजन वाई टाइप बी कंपनी में, लिस्टेड कंपनीज है भैया, लिस्टेड कंपनीज में तो डीमैट होता है, डीमैट में आप अकाउंट खोलोगे डिपॉजिटरी के पास, तो वो आपका ईमेल आईडी मैंडेटरी होता है उनको देना, है ना, तो वो ईमेल मिलेगा। यहाँ पर दिक्कत आता है टाइप बी, इसीलिए ईमेल आईडी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर डाला, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ पब्लिक नोटिस दे देना एडवर्टीजमेंट का, और एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं, नोटिस देना है 2 न्यूज़पेपर में, एक वर्नाक्युलर, एक इंग्लिश, ऑफ द प्लेस वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। वर्नाक्युलर लैंग्वेज कहाँ का होगा, ऑफ द प्लेस वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। तो ये तो मतलब मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से पढ़ लिया तो 1000 बार ये जो न्यूज़पेपर वाला बात है वो आ गया होगा आपका। उसमें कुछ बातें आपको स्पेसिफाई करना होगा जो पब्लिक नोटिस आपका पेपर में जाएगा। पहला कि AGM हो रहा है
थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मोड। ये साफ साफ आपको बताना पड़ेगा पेपर में जो आप ऐड देगा उसमें। दूसरा मुहूर्त, हम लोग यूजुअली डे टाइम प्लेस बताता है, नोटिस देता है तब, तो यहाँ तो डे टाइम तो बताओ, प्लेस बताने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक जगह पर नहीं हो रहे तो अपने अपने घर पे बैठ के करना है आपको, इसीलिए सिर्फ डे और टाइम बताना की जरूरत है। फिर कि ये नोटिस आपको जो है स्टॉक कंपनी के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। मैनर इन विच मेंबर में कास्ट देयर वोट, तो वोट करने का तरीका भी उनको सिखाना पड़ेगा आपको। मैनर ऑफ गेटिंग देयर ईमेल रजिस्टर्ड, अगर आपका ईमेल रजिस्टर्ड नहीं है हमारे पास तो आप कैसे अपने ईमेल को रजिस्टर करवा सकते हो ताकि हम आपको जो है फाइनेंशियल ये सब प्रोवाइड कर सके। डिविडेंड, भैया ये बोला गया कि कंपनी तुम लोग एक तरीका बनाएगा, यूजुअली तो क्या है था, दोनों ऑप्शन था, मतलब कंपनी अगर चाहे तो डिविडेंड का चेक बना करके भी भेज सकता है मेंबर्स को। अभी यहाँ पर क्या बोले कि आप पूरा कोशिश करेगा कि मेंबर को चेक वेक भेजने का झंझट आप अवॉइड करेगा, अब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का कोशिश करेगा। तो ये लिखा है कि आप इसमें ये बताएगा कि शेयर होल्डर्स कैसे अपना डिविडेंड डायरेक्टली रिसीव कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट। तो ऑब्वियसली आप बैंक अकाउंट का डिटेल दे दो, कंपनी आपका डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा डिविडेंड, रादर देन सेंडिंग यू डिविडेंड का चेक। ठीक है, एनी अदर मैटर है तो मिसक्लेनियस पॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है कि अगर मान लो डिविडेंड नहीं दे पा रहे हो, डिविडेंड अगर नहीं दे पा रहा है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक डिटेल्स, बैंक डिटेल किसी का नहीं आया मेरे पास किसी मेंबर का, हाँ फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप डिविडेंड का वारंट यानी डिविडेंड वारंट डिविडेंड चेक की बात हो गया। डिविडेंड का चेक आप इशू करोगे जब सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, जब पोस्ट का सर्विस फिर से रिज्यूम हो जाएगा। ध्यान रखना ये नोटिफिकेशन मई में आया था, तब भी लॉकडाउन चल रहा था, हालांकि तब अनलॉक शुरू हो गया था बट मेजर तो लॉकडाउन ही चल रहा था, और पोस्ट सर्विसेज खास करके नॉर्मलाइजेशन पे नहीं आया था, काफी बाद में आया था। तो बोला जब भी पोस्टल सर्विस नॉर्मली काम करना रिज्यूम कर देगा तब आप डिविडेंड का चेक उनको भेज देना। अब सवाल एक इंपॉर्टेंट ये उठ के आता है, पैदा होता है दिमाग में, सर क्या ये मैंडेटरी था हर कंपनी के लिए कि वो एजीएम करवाए वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मोड? द आंसर इज नो, ये ऑप्शनल था। मतलब अगर कंपनी चाहता है कि वो फिजिकल मोड में करवाए, यानी कि वो बैठ के पर्सनल पुराने जमाने में मतलब पुराना जमाना मतलब अब तक जो हो रहा था पिछले साल तक, ठीक है, कि नॉर्मली बुला के बैठ के सबके सामने आंख मतलब बिल्कुल फेस टू फेस टाइप का मीटिंग करने का कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ये गाइडलाइन में आया कि भैया आपको जितना भी अदर मेंबर्स है उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जोड़ना पड़ेगा। मान लो जितना भी मेंबर्स 100 मेंबर्स अगर डिसाइड करते हैं कि हम लोग मीटिंग एक जगह पर बैठ के करेगा, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, साथ साथ में बाकी जो मेंबर्स है जो नहीं आ पा रहा उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ज्वाइन आप कर लो, ठीक है। और इनको भी काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कोरम, काउंटेड फॉर कोरम, ठीक है। पहला ऑप्शन कंपनी के पास एजीएम करवाने का, ऑप्शन नंबर 1, चाहो तो फिजिकल कर लो, फेस टू फेस टाइप। ऑप्शन नंबर 2, चाहो तो वीसी और अदर ऑडियो विजुअल मीन से कर लो, जो ऊपर का गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके, जो गाइडलाइंस ऊपर दिया गया उसको फॉलो करके। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन, या तो आप फिजिकल मोड में कंडक्ट करने की पोजीशन में हो, ना आप ऑडियो विजुअल मोड के मतलब ऑडियो विजुअल से कंडक्ट करने की पोजीशन हो, भयानक बीमारी जिन जिन जगह में फैल गया, पॉसिबल ही नहीं, ना फिजिकल ना इलेक्ट्रॉनिक, उस केस में आप अप्लाई कर दो आरओसी को। क्या चीज़ के लिए? फॉर एक्सटेंशन। ध्यान रखना हम लोग पढ़ रखा है 96 में, हमने पढ़ रखा है सेक्शन 96 में हमने पढ़ रखा है कि आरओसी चाहे तो एक्सटेंशन दे सकते हैं अदर देन फर्स्ट एजीएम आरओसी, बाकी एजीएम्स को कंडक्ट कराने के लिए 3 महीना तक का एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ने कहा कि आप आरओसी को अप्लाई कर लो एक्सटेंशन के लिए, और हम झंझट नहीं करेंगे, हम भी समझते हैं कि भैया कोविड का है तो जनरली अब वो रिलैक्स कर देंगे उसको, ठीक है। तो आप इसको जो है अप्लाई कर लो आरओसी के लिए फॉर एक्सटेंशन। तो ये आपके पास थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। और जितना अदर रिक्वायरमेंट्स है ईजीएम का वो तो आपको कंप्लाई करना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई छूट दिया ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक एजीएम से रिलेटेड एक पार्ट का अमेंडमेंट था कि अगर किसी कंपनी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन से कंडक्ट करना है वो कर सकते हैं। अब ये पेंडिंग पोर्शन को हटाते हैं। सब कुछ कंपनीज था जिनका फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 2019 को एंड हुआ है। ऐसा भी होता है, कब होता है? मैंने बताया था फाइनेंशियल ईयर के डेफिनेशन जब कराया था उसमें आप देखना, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर में फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन लिखा है, वहां पर है कि कुछ कंपनीज कंसोलिडेशन के पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करके बोल सकते हैं कि साहब 1 अप्रैल से 31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर हमको नहीं जम रहा है, हमारे लिए आप काइंडली फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दो। तो ऐसा कंपनीज कर सकता है बिल्कुल। तो ऐसा कई कंपनीज था जो 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 का फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं।
अब एजीएम कराने का तो टाइम लिमिट है, आप जानते हैं ये एजीएम का टाइम लिमिट होता है। एजीएम का टाइम लिमिट का 3 क्राइटेरिया होता है। एक होता है वंस अ कैलेंडर ईयर, बेकार टाइप का टाइम लिमिट है। वंस अ कैलेंडर ईयर, मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 एजीएम 15 मंथ का होता है। और तीसरा जो सबसे अमूमन तौर पे काम का होता है वो होता है 6 मंथ फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर बंद हो रहा है उसके 6 महीने के अंदर, तो जो 31 दिसंबर को बंद हो रहा है, जिसका क्लोज हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, उसका तो 30 जून को पड़ा। और भैया मई में सोचो ना, मई अप्रैल मई के टाइम पे अगर जून तक आपका लास्ट डेट है तो किसी का भी हार्ट अटैक आ जाएगा। सब कैसे पॉसिबल होगा जून में करवाना? पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को कहा कि साहब प्लीज़ ये 30 जून पॉसिबल नहीं लग रहा कोविड के चलते, आप इसको एक्सटेंड करो। तो गवर्नमेंट ने बात कही और गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई कंपनी है जिसका फाइनेंशियल ईयर है एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, उसका हम एक्सटेंशन दे रहे हैं, वो अपना एजीएम कंडक्ट कर सकता है अदर देन फर्स्ट एजीएम। अगर फर्स्ट एजीएम नहीं है, अदर देन फर्स्ट एजीएम, वो कोई भी एजीएम है तो वो अपना कंडक्ट कर सकता है अप टू 30 सितंबर 2020। तो 3 महीना का एक्सटेंशन दे दिया। 6 मंथ्स तो था ही, यहाँ तक तो था ही, प्लस 3 मंथ का एक एक्सटेंशन दे दिया। सर ये हमको समझ में नहीं, अदर देन फर्स्ट एजीएम क्यों दिया? क्योंकि फर्स्ट एजीएम में ऑलरेडी 3 मंथ का एक्सटेंशन दिया होता है। फर्स्ट एजीएम 9 मंथ तक आप करवा सकते हो, ठीक है, फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो वहाँ तो ऑलरेडी 3 महीना का एक्सटेंशन होता है, इसीलिए ये एक्सटेंशन अदर देन फर्स्ट एजीएम को दिया गया। तो देखो अभी इसको नोट्स को पढ़ लेते हैं। 31 दिसंबर को फाइनेंशियल ईयर हो रहा है, 3 टाइम लिमिट है, मैंने डिस्कस कर लिया। इंस्टेड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दे कैन कंडक्ट देयर एजीएम फॉर द फाइनेंशियल ईयर विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये सिर्फ उन कंपनीज के लिए जिनका फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 2019 को एंड हुआ, ठीक है, वो 9 मंथ्स के अंदर कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि 30 सितंबर तक कंडक्ट कर सकते हैं। और ये किसके लिए? अदर देन फर्स्ट एजीएम। कॉमन सेंस से अदर देन फर्स्ट एजीएम में तो वैसे ही 9 मंथ का जो है वो टाइम होता है। तो ये 30 सितंबर तक अपना जो है एजीएम कंडक्ट कर सकते हैं, ये कोविड-19 के चलते हुए। तो ये जो अमेंडमेंट्स है ईजीएम से रिलेटेड, ये अगेन नवंबर 2020 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोविड के सिचुएशन के लिए। अब हमेशा तो ऐसा नहीं होने वाला, भगवान करे नेक्स्ट ईयर तक सब ठीक हो जाएगा तो ये सारा चीज़ फिर से एप्लीकेबल नहीं रहेगा, क्योंकि कोविड तो टेम्परेरी फेज का चीज़ है। तो इसीलिए नवंबर 2020 वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अमेंडमेंट्स, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, ये ईजीएम वाला हो गया। अच्छा, ये अमेंडमेंट्स कहाँ से करना है? मेरे जो हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको दे रखा है उससे कर लो, उससे ज़्यादा आपको दूसरा जगह से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल जो है हैंड रिटन नोट्स है, मैं आपको लिंक दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वो अवेलेबल होगा आपको। आप वहाँ ज्वाइन इन करके नोट्स को जो है ले सकते हो, आप बिंदास, आपको ये नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अब अमेंडमेंट नंबर 5 के ओर चलते हैं, जो है चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ द कंपनी से रिलेटेड। एक फॉर्म आता है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में, नाफरा रूल्स के अंदर नाफरा 2 एक फॉर्म आता है। ये फॉर्म हर ऑडिटर को फाइल करना होता है, जो बड़े कंपनीज का ऑडिटर होता है, 30 नवंबर तक फाइल करना होता है फ्रॉम द फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। अब 2019 का फाइनेंशियल ईयर का 30 नवंबर 2019 को इसको फाइल करना था। अब ये फॉर्म 30 नवंबर 2019 को फाइल तो करना था ऑडिटर को, नाफरा 2 फॉर्म जो है, लेकिन पॉइंट ये था एमसीए डाला ये फॉर्म 9 दिसंबर 2019 को, तो ये 30 नवंबर को कहाँ से फाइल करना? तो फिर एमसीए टाइम रिवाइज किया, और रिवाइज किया तो बढ़ाते बढ़ाते फिर वो कोविड आ गया। कोविड आने के चक्कर में एमसीए एक बार में उठा करके इसका जो टाइम लिमिट एक्सटेंड करके सीधा 4 सितंबर 2020 कर दिया, यानी 270 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ द फॉर्म। तो ये 4 सितंबर 2020 कर दिया। अगेन ये नवंबर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, नवंबर 2020। अगर आप मई 2021 में तो भैया बार बार नहीं, अब तो एक बार डिप्लॉय हो गया। भैया ये अमेंडमेंट क्यों आया? क्योंकि ये फॉर्म 30 नवंबर 2019 को आया ही नहीं था पोर्टल में, अब वो आ गया, अब तो ये कांस्टेंट ही रहने वाला है फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म पहली बार दुनिया में आया 30 नवंबर को। ऊपर जो हमने पास 6 फॉर्म किया था, पहला बार दुनिया में आया फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए। अब तो वो एक बार आ गया तो अब तो वो कंटिन्यू रहेगा जब तक वो नहीं आया। फर्स्ट टाइम ये नहीं आया, ये इस डेट में आया, कोविड इस बार हो गया, इसीलिए इसको 1 टाइम एक्सटेंशन दिया अगले साल से। मतलब इस ईयर का फॉर्म है वो तो आपको नॉर्मली फाइल करना पड़ेगा, 30 नवंबर को ही फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1 टाइम अमेंडमेंट है, इसलिए ये नवंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले साल मई 2021 ऑनवर्ड्स में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। फिर आओ छठे अमेंडमेंट पे, जो है रिलैक्सेशंस जो दिया गया है कोविड-19 के चलते। 1 अप्रैल से 30 सितंबर को एक मोरेटोरियम पीरियड, मोरेटोरियम मतलब आप किसी चीज़ पे रोक लगा रहे हो लॉफुली, तो लॉ ने कहा कि हम किसी भी तरह का कोई एडिशनल फीस चार्ज नहीं करेंगे। सर इसका मतलब समझा दो फटाफट। अमूमन तौर पे आप एमसीए पे, नॉर्मली आप एमसीए पे जब कोई फॉर्म फाइल करते हो,
आप कोई फॉर्म फाइल करते हो, मान लो उसका ड्यू डेट है, आपको ये फॉर्म फाइल करना है मान लो 31 जुलाई को, 31 जुलाई तक आपको ये फॉर्म फाइल करना था, ठीक है, आपने नहीं किया, आपने उसको फाइल किया मान लो 30 अगस्त को, तो एमसीए क्या करता है, इस पर आपको नॉर्मल फीस भी लगाता है प्लस एडिशनल फीस भी लगाता है, ठीक है। 31 जुलाई तक फॉर्म फाइल करना था, इस डेट पे या इससे पहले कर दिया तब तो सिर्फ नॉर्मल फीस लगेगा, लेकिन इसके बाद आप कभी भी फाइल करें अप टू 30 अगस्त तो नॉर्मल के साथ एडिशनल फीस भी लगेगा। तो इन्होंने कहा कि क्योंकि कोविड चल रहा है, 1 अप्रैल से लेकर के 2020 से लेकर के 30 सितंबर 2020 को हम कहते हैं मॉरेटोरियम पीरियड, और यहाँ पर कोई भी फॉर्म हो, मान लो ये फॉर्म का ड्यू डेट था 31 जुलाई 2020, लेकिन आप इसको 30 अगस्त तक फाइल किया, या मान लो 10 सितंबर को फाइल किया, या मान लो 30 सितंबर को फाइल किया, आपको सिर्फ नॉर्मल फीस लगेगा, कोई एडिशनल फीस नहीं लगेगा। और सर 30 सितंबर के बाद किया तो फिर तो लगेगा, क्योंकि मॉरेटोरियम 30 सितंबर तक का ही है, ठीक है, वहां से खत्म, तो आपको फिर एडिशनल फीस प्रॉपर लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट है। सेकंड, 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। फाइनेंशियल ईयर जो 2021 है, जितना इस साल डिपॉजिट्स मेरा मच्योर हो रहा है उसका जो है 20% मेरे को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ता है बाय 30 अप्रैल 2020। अब उस समय तो आप जानते हैं 30 अप्रैल 2020 पर कच्चा उड़ा हुआ था, सबका टेंशन में था, सब लॉकडाउन में था, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम एक्सटेंड कर देते हैं और इस डेट को हम एक्सटेंड करके 30 सितंबर तक करेंगे, यानी कि अब वो जो डिपॉजिट आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है वो आपका अब डेट 30 सितंबर इंस्टेड ऑफ 30 अप्रैल 2020, ठीक है। लाइकवाइज शेयर कैपिटल डिबेंचर में 15% जो डिबेंचर आपका मैच्योर हो रहा है उसका अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ता था, उसका ड्यू डेट अगेन 30 अप्रैल होता था, उसको एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दिया, ठीक है, ऑल बिकॉज ऑफ कोविड। सेक्शन 10 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, काफी टाइम लगा करके हम डिस्कस करते हैं इस पे, क्यों आया, क्या आया, लॉजिक, ठीक है। सेक्शन 10 है जो है वो आपको एक फॉर्म फाइल करने की बात करता है विद इन 180 डेज, एक फॉर्म फाइल करना होता है विद इन 180 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनीज। तो अब इस 180 डेज को एक्सटेंड करके एडिशनल पीरियड कर दिया, यानी कि अब आपको 180 डेज तो ये पहले से था, प्लस आप 180 डेज आपको एक्स्ट्रा मिला है, ठीक है, एक्स्ट्रा मिला, यानी कि अब आप 360 दिन तक कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये जो फॉर्म आपको 10A के तहत फाइल करना पड़ता है। फिर उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट CFSS, कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम, कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020। गवर्नमेंट बोला आपको एक मौका देंगे हम आपको, फ्रेश स्टार्ट मतलब पुराना, अगर आपसे कोई फाइलिंग वाइलिंग मिस हो गया ना MCA का, कोई पुराना फाइलिंग आपसे मिस हो गया, आप उसको कर दो, हम उस पर आपका कोई एक्स्ट्रा एडिशनल फीस नहीं लगाएगा। CFSS में आपको ये साफ साफ बोला गवर्नमेंट, कोई एडिशनल फीस नहीं लगाया। जो हम आपको यहाँ पर बोला ना कि आप अगर नॉर्मल डेट के बाद फॉर्म फाइल, हमारा मेरा कोई फॉर्म पुराना छूटा हुआ है, अब हम आज के डेट में उसको क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उसमें तो भयानक वाला वो जो है एडिशनल फीस उसमें जो है लगेगा। तो गवर्नमेंट बोला कि काम करो, हम उस पर आपका कोई एडिशनल फीस नहीं लगाएगा। CFSS में ये बोला कि हम कोई एडिशनल फीस नहीं लगाएगा, प्लस वो फॉर्म को फाइल करने की वजह से अगर आपको कुछ सेक्शन में कोई फाइन था, कोई इम्प्रिजनमेंट था, कोई पेनल्टी था, हम आपको कुछ भी नहीं लगाएगा, बस आप वो फॉर्म ना फाइल कर दो, वो फॉर्म आप फाइल कर दो, नो एडिशनल फीस, हम आपको कोई एडिशनल फीस नहीं लगाएगा, हम आपको प्रॉपर इम्यूनिटी दे देगा, हम आपको प्रॉपर इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देगा, यानी कि कोई फाइन पेनल्टी इम्प्रिजनमेंट आपको नहीं इम्पोज किया जाएगा, बस आप फॉर्म फाइल कर दो, बस आप फॉर्म फाइल कर दो। तो एन अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू फाइल ऑल द बिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका कुछ छूट गया तो फाइल कर दो, नॉर्मल फाइलिंग फीस लगेगा, नो लेट फीस, नो एडिशनल फीस, आपको पूरा प्रॉपर इम्यूनिटी दिया जाएगा फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन मतलब एक आपके ऊपर कोई केस नहीं चला गया, यानी कि कोई फाइन इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा आपके ऊपर, कोई पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, आप बस फाइल कर दो। और ये स्कीम कुछ लोगों पे अप्लाई नहीं होगा, किस किस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, जो ऑलरेडी इन प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ है और जो ऑलरेडी स्ट्राइक ऑफ हो चुका है, जो कंपनीज ऑलरेडी स्ट्राइक ऑफ हो चुका है, जो प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ है, मरने के कगार पे, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, सही बात है। डोरमेंट कंपनी वैसे ही तुम्हारी कंप्लाइंसेस बहुत कम होती है, काहे को तुमको और एक आधा फॉर्म तुमको फाइल करना पड़ता है, उस पर भी तुमको CFSS चाहिए, नहीं, तुम प्रॉपर, तुमको एक आधा छोटा मोटा रिटर्न फाइल करना है, वो तुम प्रॉपरली करो, तुमको कोई CFSS नहीं है। अमेलगमेटेड कंपनी तो एक्सिस्टेंस में नहीं है, तो फिर उसको क्यों ये फॉर्म फाइल करना है।
वैनिशिंग कंपनी 2 साल तक अगर कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किया आरओसी के पास, ठीक है, मुंह मत दिखाना, इस स्कीम में कुछ नहीं। 2 साल तक अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किया, भैया ये स्कीम किसके लिए है? मुझसे भूल से कोई एक आधा फॉर्म छूट गया हो, ऐसा नहीं है कि अगर साल में हमको 4 फॉर्म फाइल करना है, तुम कुछ भी फॉर्म फाइल नहीं किया है 2 साल से, वो भी, तो वैनिशिंग कंपनीज के लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं। SH7 ये फॉर्म के लिए, SH7 जो फॉर्म है उसके लिए भी कोई रिलैक्सेशन नहीं, ये जो CFS स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, उसको आपको नॉर्मली करना पड़ेगा विथ एडिशनल फीस एंड ऑल, तो सारा उसमें नॉर्मल रहेगा। चार्ज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इनको भी अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये फिनिश करता है अमेंडमेंट्स। अच्छा, एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर CFSS और फिर ये मॉरेटोरियम, इसमें दोनों में क्या अंतर हुआ? समझो इस बात को। मान लो एक चार्ज का फॉर्म था 30 अप्रैल 2020 को, वो मैंने क्रिएट किया एक चार्ज, उस चार्ज का फॉर्म को फाइल करना था 30 डेज के अंदर। उसमें ये बोला है कि वो फॉर्म को आप कभी भी फाइल कर सकते हैं 38 सितंबर तक, कोई आपको एडिशनल फीस नहीं लगेगा। दैट इज मॉरेटोरियम। यहाँ पे जो 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच कुछ फाइल करना था फॉर्म, किसी का ड्यू डेट था, वो आप फाइल नहीं किया, 30 सितंबर तक करे, वो चलेगा। दैट इज देयर इन अमेंडमेंट 6। CFSS में क्या है, कितना भी पुराना फॉर्म, आप समझो 1956 के तहत अगर आपने कुछ फॉर्म नहीं फाइल किया, वो भी फॉर्म्स इंक्लूडेड है CFSS के तहत, उसको भी आप फाइल कर लो, कोई एडिशनल फी नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी प्रोसिक्यूशन आपके ऊपर इनिशिएट नहीं होगा। तो आप, दिस इज द डिफरेंस। मतलब वो पहले अमेंडमेंट नंबर 6 पे जो है वो ये बोलते हैं कि भैया ड्यूरिंग 1 अप्रैल से 30 सितंबर कोई फॉर्म फाइल करना था, ड्यू डेट था, मान लो 30 अप्रैल को चार्ज क्रिएट किया, 30 डेज के अंदर फाइल करना था, वो आप नहीं करके सितंबर तक कभी भी करते हो चलेगा। CFSS में कोई पुराना पाप करके रखा है, वो अगर आपको अभी फाइल करना है तो कोई एडिशनल फीस और प्रोसिक्यूशन नहीं लगेंगे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। यहाँ पर आपका सारा कंप्लीट हो चुका है। मेरा अमेंडमेंट्स करना कहाँ से, मेरे ही नोट से जो मैंने हैंड रिटन है, बहुत सफिशिएंट है, बहुत इजी और सिंपल भाषा में मैंने किया है, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आया, अगर समझ आया तो इसे शेयर करें और इसको लाइक करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। नोट्स वोट्स आपको सब वहीं मिल जाएंगे, ठीक है, और हमारे रिवीजन सेशन जो आएंगे वो भी आपको वहीं मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।